गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील करेंगे। हम जानते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में आज हम ओवरव्यू लेंगे एंड नेक्स्ट क्लास से हम पूरा सेक्शन वाइज डील करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में आया था। इससे पहले भी एक एक्ट आया था बट लेजिस्लेचर को लगा कि वी हैव टू ब्रिंग सम अमेंडमेंट्स, तो लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 लेके आए। ठीक है, अब हम एक्ट के अंदर जाने से पहले हम ये देखेंगे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया क्यों था। देखिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 भी है हमारे पास में, बट हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर वी हैव गिवन द लेजिस्लेचर हैज गिवन द रिलीफ ऑफ कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 73। कॉम्पनसेशन का रिलीफ सेक्शन 73 में दिया गया है, बट हम देखते हैं कि कॉम्पनसेशन का जो रिलीफ है वो बहुत सारे केसेस के अंदर एडिक्वेट नहीं पाया जाता। सपोज जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने अनलॉफुल तरीके से डिस्पोजेस कर दिया मुझे, तो यहाँ पे अगर मुझे कोर्ट ने अगर कॉम्पनसेशन दे भी दिया तो आपको लगता है क्या कि प्लेंटिफ को रिलीफ मिला उससे कुछ? प्लेंटिफ इज नॉट एडिक्वेटली रिलीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर कॉम्पनसेशन। तो उस केस में कोर्ट को लगा, लेजिस्लेचर को लगा कि दैट वी हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस टू द लॉ, और उस वजह से लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लेके आया जो कि स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक रिलीफ दिए हुए हैं, जैसे कि पहला रिलीफ रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात करता है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहीं भी रिकवरी ऑफ पोजेशन की बात नहीं करता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट ऑन रिकवरी ऑफ पोजेशन, बट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है सारे 1963 बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया जाता है तो उस केस में उसको रिकवरी ऑफ पोजेशन की वो रेमेडी ले सकता है कोर्ट से। उसी तरह चैप्टर 2, जो कि चैप्टर 2 के अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट रिलीफ है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर तो कर जाते हैं बट उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करते या परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उस केस में ये रेमेडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, जहां पे हम कोर्ट में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली चैप्टर 2 के बाद में जो इंपॉर्टेंट रेमेडी आती है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो वो रेमेडी है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद में भी ऐसा हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ बाय म्यूचुअल मिस्टेक और फ्रॉड की वजह से प्रॉपर टर्म्स एंटर नहीं कर पाते पार्टीज। तो उस केस में पार्टीज क्या कर सकते हैं? पार्टीज कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड कैन सीक द रिलीफ ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो कि चैप्टर 3 ऑफ एसआरए के अंदर डील हुई है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे चैप्टर 4, जो कि बात करता है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। रेसेशन मतलब क्या होता है? रेसेशन मतलब होता है टर्मिनेशन। आप कॉन्ट्रैक्ट को कैसे टर्मिनेट करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी करना पड़ जाता है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होगा, वो सारी चीजें कहां दे रखी है? वो सारी चीजें दे रखी है चैप्टर 4 के अंदर, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद आता है चैप्टर 5, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ है सारे के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, बहुत बार होता है कि इंस्ट्रूमेंट, हमें लगता है कि सपोज आई एम प्लेंटिफ और मेरे खिलाफ ये बात, डिफेंडेंट मेरे खिलाफ ये इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकता है, तो उस केस में प्लेंटिफ कोर्ट में जाके वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराने के लिए डिक्री पास करवा सकता है। ठीक है, तो उस रिलीफ को क्या बोलते हैं? कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसी के बाद में अगर हम देखेंगे चैप्टर 6 बात करता है डिक्लेरेटरी डिक्रीज की। डिक्लेरेटरी डिक्रीज क्या होता है? डिक्लेरेटरी डिक्रीज के अंदर होता है सपोज मैं प्लेंटिफ हूं, मेरा टाइटल सामने वाली पार्टी डिनाई कर रही है कि आप इस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? उस केस में मैं कोर्ट से बोल सकता हूं कि मुझे रिलीफ दिया जाए और ये डिक्लेयर किया जाए कि इस प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूं। ठीक है, अगर कोर्ट ने ये रिलीफ दिया और कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोर्ट ने डिक्लेरेटरी डिक्री पास की। ठीक है, उसके बाद में पार्ट थ्री के अंदर प्रिवेंटिव रिलीफ की बात की जाती है। प्रिवेंटिव रिलीफ में जो इंपॉर्टेंट रेमेडी आती है चैप्टर 7 के अंदर, वो आता है इंजंक्शंस। देखिए, इंजंक्शंस कब दिया जाता है? इंजंक्शंस देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और एसआरए 1963 से गवर्न होता है। आपने चैप्टर 39 पढ़ा होगा, ऑर्डर 39 पढ़ा होगा आपने सीपीसी का, वो रेगुलेट करता है टेम्परेरी इंजंक्शंस को, और यहाँ पे इंजंक्शंस को रेगुलेट करता है चैप्टर 7। इंजंक्शंस क्या होता है? इंजंक्शंस बेसिकली होता है सपोज कोई पर्टिकुलर पर्सन मुझे मेरी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा?
मैं कोर्ट से बोलूंगा कि सर प्लीज ग्रांट मी इंजंक्शन, जिससे कि डिफेंडेंट मुझे अनलॉफुली मेरी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस ना कर पाए। तो उस केस में द मोमेंट कोर्ट ग्रांट मी इंजंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, डिफेंडेंट उसी मोमेंट से रिस्ट्रेन हो जाएगा कि वो मेरे को प्रॉपर्टी से मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करे या मुझे डिस्पोजेस करे, वो नहीं कर पाएगा उसके बाद ऐसा। तो इंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ होता है जब सामने वाली पार्टी कोई अनलॉफुल तरीके से मुझे डिस्पोजेस करना चाहे मेरी प्रॉपर्टी से, ठीक है। उसके बाद में इंजंक्शंस के बाद में देखिए परपेचुअल इंजंक्शन की बात होती है चैप्टर 8 में। परपेचुअल इंजंक्शन होता है व्हेन वी आस्क फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ समथिंग नेगेटिव, समथिंग इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। सपोज मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ कि आप डिफेंडेंट को बोलें कि वो मेरे को मेरी प्रॉपर्टी से बाहर ना निकालें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ नेगेटिव, मैं कोर्ट को कुछ नेगेटिव करने के लिए फॉर्म में कह रहा हूँ। बट अगर मैं कोर्ट को बोलता हूँ कि सर आप डिफेंडेंट को बोलें कि वो मुझे प्रॉपर्टी में मेरे को वापस से भेजें, तो यहाँ पे क्या है, ये मैंडेटरी इंजंक्शन होता है जहाँ पे कोर्ट कुछ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन लगाता है डिफेंडेंट में। परपेचुअल इंजंक्शन में हम हमेशा नेगेटिव फॉर्म में इंजंक्शन दिया जाता है जहाँ पे प्लेंटिफ डिफेंडेंट को रोका जाता है किसी काम को करने से, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट रिलीफ्स हैं। इसके बाद में ये हमने एक बेसिकली ओवरव्यू लिया इंडेक्स का। नेक्स्ट क्लास से हम डील करेंगे कि पूरा एक्ट को हम एक एक सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके, थैंक यू सो मच।